नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। छठा बेंगलुरु अंतरिक्ष प्रदर्शनी समारोह संपन्न। इसरो के पहले मानव सहित अंतरिक्ष मिशन गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाया गया स्पेस सूट आकर्षण का प्रमुख केंद्र। छठी इंटरनेशनल जेरियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सोसाइटी ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सफलतापूर्वक संपन्न। सम्मेलन की विषय वस्तु थी अस्थि क्षय में कमी एवं दीर्घ आयु व गतिशीलता में वृद्धि। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल से भारत की पहली ग्रीन सुपरमार्केट रेफ्रिजरेशन प्रणाली विकसित की। विद्यार्थी विज्ञान मंथन के लिए 30 सितंबर तक पंजीकरण। छठी से 11वीं कक्षा के छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों को एक मंच प्रदान करने तथा अंतरिक्ष अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति को साझा करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर पिछले सप्ताह छठे बेंगलुरु अंतरिक्ष प्रदर्शनी का आयोजन किया। आयोजन की विषय वस्तु थी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में गतिशीलता। प्रदर्शनी के प्रमुख आकर्षण थे इसरो द्वारा निर्मित स्पेस सूट तथा अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री मॉड्यूल, जिनका 2014 में मानव रहित मिशन में परीक्षण किया गया था। इसी प्रकार का कैप्सूल देश के पहले मानव सहित अंतरिक्ष मिशन गगनयान में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष ले जाएगा। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। पिछले कुछ दशकों में भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक लीडर के रूप में उभरा है और इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की पिछली उपलब्धियां भी इस बात की गवाह हैं। अब भारत गगनयान मिशन के तहत 2022 में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अपने पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारियों में जुटा है। इसका उत्साह छठे बेंगलुरु स्पेस एक्सपो या BSX 2018 में साफ दिखाई दिया। ये एक्सपो अंतरिक्ष, उपग्रहों, प्रक्षेपण यानों और इसकी प्रौद्योगिकियों व सेवाओं की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी थी, जिसका आयोजन 6 और 7 सितंबर को बेंगलुरु में इसरो और इसकी विपणन शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारतीय उद्योग संघ के साथ मिलकर किया था। इस एक्सपो की थीम क्रिएटिंग डायनामिज्म इन इंडियन स्पेस इकोसिस्टम इनेबलिंग न्यू स्पेस इन इंडिया पर आधारित थी। इसका उद्देश्य उपग्रहों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए एक मजबूत और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। सैकड़ों स्कूलों के छात्रों और अन्य आगंतुकों ने इस प्रदर्शनी में उत्साहपूर्वक भाग लिया। क्रू मॉडल और भारत में बने इस अंतरिक्ष सूट के एक मॉडल को देखने के लिए काफी भीड़ जमा थी, जिसे पहनकर हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष मिशन पर जाएंगे। We are working on a small satellite launch vehicle. This satellite launch vehicle will be able to launch about 500 to 700 kg satellite in the low Earth orbit of 500 kilometers from the Sriharikota. If I say this, what is the new in this launch vehicle? It is not like a PSLV. This vehicle is not like a PSLV. This is a very innovative vehicle. Also, this vehicle is such that the total integration of the vehicle should take place in 72 hours. This is the one innovation. नारंगी रंग के स्पेस सूट की प्रतिकृति को पिछले 2 वर्षों में तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित किया गया था। इसमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री 60 मिनट तक अंतरिक्ष में सांस ले सकता है। भारत ने अंतरिक्ष में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का निर्णय लिया है, जो पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की कक्षा की दूरी पर क्रू मॉड्यूल कैप्सूल में 5 से 7 दिनों तक रहेंगे। वे हर 24 घंटों में अंतरिक्ष से भारत को 2 बार देख पाएंगे और भार शून्यता पर प्रयोग करेंगे। भार शून्यता वो स्थिति है जिसमें लोग या वस्तुएं भारहीन लगती हैं। Really making a challenge for the ISRO, mainly because this particular activity
Not only engineering aspect, we are very good in engineering, launch vehicle or satellite, but the payload for this mission is human. इसरो के 16 से अधिक केंद्रों, 90 प्रदर्शकों और फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका सहित 15 देशों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। वर्ल्ड स्पेस बिज सम्मेलन में, जहां वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों और उद्योगों के प्रतिनिधि लॉन्च व्हीकल अपॉर्चुनिटी, उद्योगों के विकास, उभरती प्रौद्योगिकियों, सौर सेल्स और अंतरिक्ष परिवहन व बुनियादी ढांचे जैसे एजेंडे पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए, उद्योगों के उन क्षेत्रों का अवलोकन करने के लिए समांतर सत्र आयोजित किए गए थे, जिनमें भारतीय उद्योग इसरो और अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस अवसर पर छात्रों के लिए विशेष सत्र का आयोजन भी किया गया। अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों में फ्रांसीसी नेशनल सेंटर ने अंतरिक्ष अध्ययन, रूसी स्पेस एजेंसी ने ग्लैव कॉस्मोस सेवा प्रदाता की शुरुआत की और ताइवान के राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन ने उपग्रहों व लॉन्चर्स का प्रदर्शन किया। इसरो को अंतरिक्ष व अंतरिक्ष यात्री भेजने की जो जिम्मेदारी दी गई है, वो इसरो के लिए एक गौरवपूर्ण चुनौती है। लेकिन ये इसरो के लिए भी एक बड़े परिवर्तन और चुनौती का समय है, जिससे व्यापक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होगा, प्रौद्योगिकी और क्षमताएं विकसित होंगी और आने वाले दशक में कई प्रकार से देश के विकास में मददगार साबित होगा। वृद्ध लोगों में हड्डियों की परेशानियां अधिक होती हैं क्योंकि उनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तथा एक उम्र के बाद उनमें लचीलापन कम हो जाता है। अगर शारीरिक श्रम कम हो तथा भोजन अस्वास्थ्यकारी हो तो हड्डियों की समस्याएं बढ़ने की आशंका अधिक हो जाती है। हड्डियों की समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने तथा भविष्य में उन समस्याओं की रोकथाम के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 6ठे इंटरनेशनल जेरियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सोसाइटी ऑफ इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की विषय वस्तु थी अस्थि क्षय में कमी एवं दीर्घायु व गतिशीलता में वृद्धि। भारत में वृद्धों की जनसंख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए वृद्धावस्था से जुड़े मामलों पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। हड्डियां मजबूत होती हैं, सख्त होती हैं तथा लचीले ऊतक उन्हें शरीर को थामने के लिए आवश्यक ढांचा तैयार करने में मदद देते हैं। इनसे हमें दौड़ने, चलने, बैठने, व्यायाम करने और विभिन्न गतिविधियां करने में मदद मिलती है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ वो कमजोर पड़ जाती हैं। भारत में वृद्धों की संख्या लगभग 10 करोड़ 40 लाख है। इसी सिलसिले में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने इंटरनेशनल जेरियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सोसाइटी ऑफ इंडिया और फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर नेटवर्क और करंट कॉन्सेप्ट इन ऑर्थोप्लास्टी के साथ मिलकर 6ठा संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में क्षयता अस्थि भंग संजाल एवं आर्थोप्लास्टी में वर्तमान अवधारणा पर विचार किया गया। सर्जरी द्वारा जोड़ों को बदलने की प्रक्रिया ऑर्थोप्लास्टी कहलाती है। सम्मेलन का आयोजन 6 से 9 सितंबर तक किया गया, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया। सम्मेलन की विषय वस्तु थी अस्थि क्षयता में कमी एवं गतिशीलता व दीर्घायु में वृद्धि। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ, सर्जन तथा गोरियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स क्षेत्र के नामी गिरामी जानकारों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य था आम लोगों में हड्डियों से जुड़ी जानकारियां जैसे टूटना तथा ऑस्टोपोरोसिस के प्रति जागरूकता का प्रसार करना। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों में कमजोरी तथा लचीलेपन के अभाव को ऑस्टोपोरोसिस कहते हैं। डॉक्टर इस बात पर सहमत थे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कूलों की हड्डियों पर खतरा बढ़ता है, जिसका उपचार सर्जरी द्वारा ही हो सकता है। हम लोग जो हिप फ्रैक्चर है इसको हिप अटैक बोलते हैं। जिस तरह से हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, हिप अटैक लाइफ थ्रेटनिंग होता है। अमेरिका में जिनके पेशेंट की हेल्थ हमारे पेशेंट से ज़्यादा अच्छी होती है और जहाँ पे मेडिकल केयर वर्ल्ड की बेस्ट में से है, उसमें से भी 4 में से 1 आदमी मर जाता है साल इस फ्रैक्चर के बाद। तो इस फ्रैक्चर के बाद मतलब जो है, जब हम पेशेंट के अटेंडेंट से बात करते हैं तो उनको ये समझाते हैं कि ये मत समझिए कि इनका थोड़ा सा पैर फिसल गया था बाथरूम में तो इनकी हड्डी टूट गई है गिर के, मामूली सी है। इसमें लाइफ को रिस्क, हिंदुस्तान में तो एक स्टडी हुई थी तो उन्होंने ये देखा कि ऑलमोस्ट 50% पेशेंट गायब हो चुके थे।
हमारे शरीर में हड्डियों के ऊतकों में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे नए ऊतक पुराने तथा क्षतिग्रस्त ऊतकों की जगह लेते हैं। इस प्रकार हड्डियों का द्रव्यमान तथा लचीलापन बना रहता है ताकि उनकी मजबूती बनी रहे और गतिशीलता में जोड़ों के द्वारा मदद मिल सके। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ नए ऊतकों के निर्माण में समय लगता है, जिससे हड्डियों के लचीलेपन में कमी आती है तथा उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। एम्स के डॉक्टरों के अनुसार बढ़ती आयु से जुड़े ऑस्टियोपोरोसिस के कारण लगभग 75% व्यक्तियों में हड्डियों तथा मांसपेशियों से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कूल्हों, रीढ़ की हड्डियों तथा कलाइयों में टूट का एक बड़ा कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इस समस्या का समाधान आवश्यक है क्योंकि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में हड्डियों के टूटने का असर लंबे समय तक रहता है तथा युवाओं की तुलना में उनकी हड्डियों की सर्जरी में भी अधिक खतरा होता है। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों में कमजोरी के कारण अस्वास्थ्यप्रद भोजन, विटामिन डी की कमी, व्यायाम में कमी, हड्डियों की गतिशीलता में कमी तथा लगातार बैठे रहने की आदत होती है। हड्डियों को कमजोरी से बचाने के लिए कैल्शियम तथा विटामिन डी बहुल भोजन, नियमित व्यायाम, पहले से तैयार भोजन का कम सेवन जैसे उपाय करना चाहिए। एम्स के ऑर्थोपेडिक्स विभाग ने साथी तथा सहारा नामक 2 नए कार्यक्रम भी आरंभ किए। इन नए कार्यक्रमों का उद्देश्य वृद्ध जनसंख्या को हड्डियों में किसी भी प्रकार की टूट के बाद उचित मार्गदर्शन करना है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ मरीजों को उचित रोकथाम तथा हड्डियों के लिए बरती जाने वाली सावधानियों की सलाह देंगे। सम्मेलन के अलावा डॉक्टर राजेश मल्होत्रा ने आम लोगों को मजबूत हड्डियां, स्वास्थ्य एवं सुरक्षित उम्र विषय पर एक विशेष व्याख्यान दिया। इस दौरान 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। प्रोफेसर राजेश मल्होत्रा की रिवीजन नी ऑर्थोप्लास्टी तथा प्रोफेसर SM तुली की गाइडलाइंस ऑफ एजिंग विद हेल्थ, ग्रेस एंड डिग्निटी। सम्मेलन के द्वारा बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों से जुड़े मुद्दों को समझने में आसानी हुई, जो इन दिनों विशेष रूप से बदलती जीवन शैली का परिणाम है। इसके अलावा इस सम्मेलन ने एक साझा मंच उपलब्ध कराया, जिसमें आम जनता, डॉक्टर, सर्जन तथा नर्सों ने समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार वैज्ञानिकों ने भारत की पहली ग्रीन सुपरमार्केट रेफ्रिजरेशन प्रणाली विकसित की। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। सितारों की कहकशा है, यूं ही घूमते रहने का मजा ही कुछ और। हम अपना प्यार बढ़ा रहे हैं, प्रेम, ये प्रेम की बातें होती हैं। मेरा मजहब इंसानियत है। बांसुरी को लेके और उसको मैं गाऊं ध्रुपद शैली में, तो कितनी अच्छी बात हो। मैं सोचता नहीं हूँ, मैं महसूसता हूँ। सपनों की उड़ान और उनके संघर्ष की रहगुजर। हिंदू एक महकता हुआ फूल है और मुसलमान एक महकती हुई जूही का दरख्त है। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा। रास्ते पे पड़े हैं कीटाणु की तरह, लेकिन इंसेक्ट। बिना चोट लगे कोई आदमी अपना रास्ता नहीं बदलता है। आइए चलिए मेरे साथ ताबिंदा सितारों की खूबसूरत महफिल में। देखिए शख्सियत हर शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भोजन या तरल पदार्थों को ठंडा तथा सुरक्षित रखने के लिए कम तापमान पर रखने की परंपरा काफी पुरानी है। पिछले 150 वर्षों में प्रशीतन तकनीक का काफी विकास हुआ है और अब रेफ्रिजरेटर घर घर की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन प्रशीतन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। विकल्प के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के डॉक्टर प्रकाश माया तथा उनकी टीम ने कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर नई प्रशीतन प्रणाली विकसित की है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। ठंडा करने या प्रशीतित करने के लिए बनाए गए तंत्र या पदार्थ में संग्रहित करके किसी उत्पाद को सामान्य तापक्रम से कम तापक्रम पर रखने की प्रक्रिया है रेफ्रिजरेशन या प्रशीतन। सदियों से लोग दूध और मक्खन जैसे खाद्य पदार्थों को जीवाणुओं और अन्य प्रदूषणों से खराब होने से बचाने के लिए और उन्हें तरोताजा रखने के लिए कोठरियों, बाहरी खिड़की वाले डिब्बों या फिर निकट की झीलों, सोतों या कुओं में संरक्षित एवं संग्रहित करते रहे हैं।
लेकिन ये विधियां खाद्य या अन्य पदार्थों को तेजी से नष्ट होने से नहीं रोक सकते। प्रशीतन उद्योग ने 1879 में प्राकृतिक बर्फ की आपूर्ति कर एक छोटी सी शुरुआत की। प्राकृतिक बर्फ की खुदाई और बढ़ती जनसंख्या ने कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न की। इसने प्रभावी शीतलन और उत्पादों की शेल्फ लाइफ और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशीतन तकनीक को जन्म दिया। इस तकनीक में संश्लेषित प्रशीतलकों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या HFC द्वारा शीतलन किया जाता है। दुर्भाग्यवश इन सभी संश्लेषित कारकों का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव होता है। प्रशीतलन उद्योग को एक प्रभावी हल प्रदान करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसक्रिटिकल सिस्टम विकसित किया है, जो 45 डिग्री पर भी दक्षता से काम कर सकता है। इंडिया is growing and there is immense potential for refrigeration needs. At present, the penetration is only 5%. At present, the synthetic refrigerants are used. They are detrimental to environment. HFCs will have to be phased down in the next 10 years. The refrigerant used in this system is CO2, carbon dioxide, which is a natural refrigerant, environment friendly. The system has modified to include many advanced components like ejectors, internal heat exchangers, so that its efficiency COP is comparable to the existing conventional systems. शोधकर्ता नए और सुरक्षित पदार्थों की खोज में थे। पर्यावरण मित्र प्रशीतलकों की खोज करते हुए डॉक्टर प्रकाश माइया और उनकी टीम वापस प्राकृतिक प्रशीतलकों तक पहुंची, क्योंकि वे प्रकृति में प्रचुर हैं और पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं हैं। इन मानकों को ध्यान में रखते हुए उनकी खोज कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर आकर रुकी। एक अच्छे प्रशीतलक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ने पहले ही अपना प्रभाव सिद्ध किया है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपयोगिता डॉक्टर प्रकाश माइया द्वारा विकसित इजेक्टर तकनीक से बेहतर हो गई है, जिसे उच्च तापक्रम वाले तापन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त पाया गया है। The major modifications which we have made in this system is using the ejectors to recover the throttling part, to reduce the throttling losses of the system. As we can say, CO2 when working in high ambient conditions has a huge losses. That's true actually, that we have huge losses with CO2 systems with high ambient conditions, but with the modifications of this special component like ejector, we are recovering those losses. The different ejectors which we are using in the system are high ejection ratio, low ejection ratio, and a very beautiful new design is a liquid ejector, which is helpful in flooding the evaporators, which are recovering the loss of the evaporator. IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसक्रिटिकल सिस्टम नॉर्वे में सिंटेफ और NTNU के जरिए नॉर्वे सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अनुदानित इंडो नॉर्वीजियन परियोजना का एक भाग है। ये वास्तविकता कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में प्रचुरता से उपलब्ध है और पर्यावरण मित्र है। ये नया सिस्टम प्रशीतलन उद्योग द्वारा झेली जा रही मौजूदा समस्या का सही हल है। इसके डेयरी उद्योग से होटलों तक, अस्पतालों और यहाँ तक कि सुपरमार्केट जैसे बहुतापक्रम वाले अनुप्रयोगों में इसका व्यापक उपयोग है और अगर इसे व्यापक रूप से अपनाया जाए तो पर्यावरण के बेहतर होने में भी सहायक होगा। विद्यार्थी विज्ञान मंथन विज्ञान भारती यानी BVM एवं मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत विज्ञान प्रसार के साथ एक संयुक्त पहल है। VVM 6ठी से 11वीं कक्षा के छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने तथा शिक्षा के प्रसार के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण आरंभ हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट।
बाल्य अवस्था में दिमाग में बैठाई गई बातें किसी खास विषय के प्रति उत्सुकता जगाकर उस विषय को एक पेशे के रूप में अपनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसे देखते हुए पिछले वर्ष से विज्ञान भारती ने भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त शासी संस्थान विज्ञान प्रसार तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के साथ संयुक्त रूप से एक ऑनलाइन परीक्षा की शुरुआत की है, जिसका नाम है विद्यार्थी विज्ञान मंथन या VVM। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित VVM 6ठी से 11वीं कक्षा के छात्रों को विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है। इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना तथा उन्हें कार्यशालाओं और प्रयोगों द्वारा प्रशिक्षण देना है। विजेताओं को देश के विभिन्न अनुसंधान तथा विकास संस्थानों का दौरा करने और वैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं से मुलाकात करने का भी अवसर प्राप्त होता है। हाल ही में अगले वर्ष के लिए ओरिएंटेशन तथा पिछले वर्ष के विजेताओं के लिए फेलिसिटेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों तथा शिक्षकों को आने वाले वर्ष की परीक्षा के विषय में जानकारी दी गई। This is the one of the best initiative wherein my children is not only known about the Indian contribution to science, but children's comes to with altogether new dimensions of thinking in the aspect of the learning the science. Because at the state and national level, once the first level exam gets over, they get a chance to have an interaction. They will be evaluated on the various aspects of development of their knowledge, development of their mind scale, etc. विद्यार्थी विज्ञान मंथन परीक्षा 3 स्तरों स्कूल, जिला तथा राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। परीक्षा के पाठ्यक्रम में NCERT की अध्ययन सूची से विज्ञान तथा गणित के 50 प्रश्न शामिल होते हैं। हर प्रश्न 1 अंक का होता है। परीक्षा का अगला भाग विज्ञान में भारत के योगदान से जुड़ा होता है, जिसमें 20 प्रश्न होते हैं। इसके लिए परीक्षार्थियों को VVM की अध्ययन सामग्री पढ़नी होती है। पाठ्यक्रम के अगले भाग में डॉक्टर मेघनाथ साहा तथा श्रीनिवास रामानुजम से संबंधित कहानियां होती हैं, जो VVM की अध्ययन सामग्री में शामिल होती हैं। इस भाग में भी 20 प्रश्न होते हैं। अंत में तर्क तथा कारणों से जुड़े 10 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। इस भाग के लिए छात्र सामान्य अध्ययन के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल स्तरीय परीक्षा में सफल होने पर प्रतिभागी पहले जिला स्तर और फिर राज्य स्तरीय परीक्षा में भाग लेते हैं। चुने गए 12 छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। इस वर्ष विभिन्न प्रकार से दिव्यांग छात्रों को भी परीक्षा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन के पाठ्यक्रम के विविध विषय छात्रों को विज्ञान के महत्व तथा राष्ट्र के विकास में उनके योगदान की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इस वर्ष की परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2018 है। ये परीक्षा 25 तथा 28 नवंबर 2018 को आयोजित की जाएगी। इस बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट www.vvm.org.in से प्राप्त की जा सकती है। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की कुछ और नई वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। But first up, one nation, one card policy. If they are brought into the digital mode, one, public transport will not make losses. Secondly, it will be much easier for the consumers to pay, and for the corporations also it is very good because they get their cash and everything on an on-time basis. So the chances of pilferage is less. Every system in India gets saturated and it weans away people from using them. So first we have to create a system where people are able to get convenient system, then they will adopt these digital cards. We'll take a closer look on the new drone policy. The policy looks good. I have no problem with its being adopted, but I see huge gaps in its implementation and monitoring. You have to make sure that the dangers are avoided and we put it in the right direction so that we use it in a very effective manner in case of disasters and emergency.
और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोलकाता के बरुईपुर में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस और ISCS के अंतर्गत श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्नत अनुसंधान एवं प्रशिक्षण यानी स्मार्ट के शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। ये स्मार्ट कैंपस अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनेगा, जो अभियांत्रिकी और चिकित्सा विज्ञान में विभिन्न मूलभूत अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक बहुविषयक पहल होगी। इस स्मार्ट कैंपस के लिए निर्माण कार्य 31 मार्च 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग या उन्नति नामक नया कार्यक्रम आरंभ किया है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान ने अंतरिक्ष के अन्वेषण तथा शांतिपूर्ण उपयोग पर वियना में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के पहले सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ पर ये घोषणा की। ये कार्यक्रम बेंगलुरु स्थित इसरो के UR राव अंतरिक्ष केंद्र में जनवरी 2019 से आरंभ होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न देशों को सूक्ष्म उपग्रहों की असेंबलिंग, एकीकरण तथा जांच के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के रोवर क्यूरोसिटी ने लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध मंगल ग्रह के वातावरण में विलुप्त होते धूल भरे तूफानों की तस्वीरें खींची हैं। उपग्रह पर क्यूरोसिटी के वर्तमान ठिकाने वेरा रूबिन रिज से 360 डिग्री के कोण से ये तस्वीरें खींची गई हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार रोवर ने वर्तमान ठिकाने के आसपास के क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण किया है तथा मंगल ग्रह से पत्थरों के नमूने एकत्र किए हैं। द ओशन क्लीनअप नामक एक गैर सरकारी संगठन ने 2000 फीट लंबे बूम का निर्माण किया है, जिसे सैन फ्रांसिस्को के गेट पैसिफिक गार्बेज पैच में ले जाया गया। कचरे का ये द्वीप टेक्सास के आकार का दोगुना है। इस प्रणाली में सौर चलित प्रकाश, कैमरे, सेंसर तथा उपग्रहों के एंटीना लगे हैं। द ओशन क्लीनअप का उद्देश्य कचरा एकत्र करने के लिए 2022 तक प्रशांत महासागर में तैरने वाले 60 नाके लगाने की है। विज्ञान के इतिहास में इस सप्ताह हम याद कर रहे हैं यलवर्ती नायुदम्मा को। वो एक भारतीय रसायन विज्ञान इंजीनियर थे जिनका जन्म 10 सितंबर 1922 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। जन्म विज्ञान उनके शोध का केंद्र था, जिसमें उन्होंने चमड़े के सिकुड़ने तथा शोधन का अध्ययन किया। उन्होंने कोलेजन की बनावट का भी अध्ययन किया, जो चमड़े तथा संबंधित ऊतकों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। उन्होंने शोध तथा कार्यशालाओं का आयोजन कर चेन्नई में केंद्रित चर्म अनुसंधान संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1971 में उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार तथा 1983 में राजा लक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो कमिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट कंट्रीज के भी संस्थापक अध्यक्ष थे। 23 जून 1985 को उनका देहांत हो गया, लेकिन चर्म विज्ञान के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान आज भी संबंधित उद्योग के लिए लाभदायक है। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार हमें जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।